साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग समावेशी शिक्षा की समझ टॉपिक के अंतर्गत ये समझेंगे कि आखिर समावेशी शिक्षा है क्या, अपवर्जन है क्या और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक शिक्षक को किस प्रकार की अपनी भूमिका निभानी होती है और इससे रिलेटेड सारी बातों की जानकारी ग्रहण करेंगे और इन बातों के आधार पर जो भी प्रश्न बनता है सारे प्रश्नों को देखेंगे और इसके साथ साथ आकलन क्या है, आकलन के प्रकार क्या हैं, बुद्धि लब्धि क्या है, बुद्धि लब्धि किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और सामान्य बच्चों का, विशिष्ट बच्चों का और पिछड़े बच्चों का बुद्धि लब्धि कितना होता है, इन सारी बातों की जानकारी ग्रहण करेंगे। आज का देखिए पहला जो प्रश्न है उसको देखने से पहले कुछ बात करते हैं कि आखिर समावेशी शिक्षा है क्या। समावेशी शिक्षा है क्या, आखिर समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो समावेशी शिक्षा यानी समावेशन करना, किसी को उसमें शामिल करना। किसको शामिल करना? विकलांग बच्चों को और इसके साथ साथ वैसे बच्चे जो वंचित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, अनुसूचित जनजाति समाज से आते हैं, क्रिमिनल के बच्चे आते हैं जिनके माता पिता दोनों सजायाफ्ता होते हैं, वेश्यावृत्ति में संलिप्त महिलाओं के बच्चे आते हैं और उन बच्चों को भी हम लोगों को एक शिक्षक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य होता है कि उन बच्चों में जो विशिष्ट गुण है उस गुणों के आधार पर सबसे पहले उस गुण को हम की पहचान करें और उसके बाद बच्चों को शिक्षण अधिगम कार्य हम लोग करावें। कारण कि जो पुरानी परंपरा है, पुरानी धारणा है कि शिक्षक वर्ग कक्ष में आए, कक्षा कक्ष में आए और अधिगम का कार्य प्रारंभ कर देते हैं, वो काम नहीं करना है। उससे पहले विशिष्ट गुण की पहचान करना है। किस प्रकार से पहचान करेंगे उस पर भी बात करेंगे। तो बच्चों की पहचान करेंगे और उसके अनुसार जरूरत के हिसाब से शिक्षा प्रदान करना है। बच्चों को अलग अलग जिसकी मांग है, जिसकी आवश्यकता जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से शिक्षण का कार्य हम लोग करेंगे। ये है समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य। अब आइए प्रश्न के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, देखेंगे और समावेशी शिक्षा की समझ विकसित करेंगे। पहला जो प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा एक डैश के रूप में उभरी है। क्या है? मार्गदर्शक सिद्धांत, सहायक सिद्धांत, परिवर्तन के सिद्धांत, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है यह एक क्या है? मार्गदर्शक सिद्धांत है। मार्गदर्शन देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला सिद्धांत के रूप में उभरी है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किनके अनुसार समावेशन की प्रक्रिया में बच्चों को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि यह सीखने
एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ किस प्रकार के रिश्ते बनाएं। अंतःक्रिया करना भी महत्वपूर्ण है। ये कौन कहता है? बीसीएफ 2008, एनसीएफ 2005, एनसीटी उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो भी बातें अभी हम चर्चा कर रहे थे वो एनसीएफ 2005 कहता है। क्या कहता है? एनसीएफ 2005 के अनुसार कि समावेशन की प्रक्रिया में बच्चों को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है बल्कि यह सीखने की एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ता बनाना या फिर अंतःक्रिया करना महत्वपूर्ण है। आगे है कि शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों की विशिष्टताओं की पहचान न करके उन्हें सामान्य बालकों के समान शैक्षिक अवसरों को न प्रदान करना निम्न में से क्या कहलाता है? समावेशन, अपवर्जन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सही जो इसका आंसर होगा वो है अपवर्जन। अब कहिए कि अपवर्जन की परिभाषा ही है कि अपवर्जन आखिर है क्या? तो शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों की विशिष्टताओं की पहचान न करके उन्हें सामान्य बालकों के समान शैक्षिक अवसरों को न प्रदान करना ही अपवर्जन कहलाता है। हम शिक्षक हैं, अपवर्जन की बात हो रही है, हमारा कर्तव्य होता है कि सबसे पहले विशिष्ट बच्चों की पहचान करें और विशिष्टता जो उसमें है, विशिष्ट गुण है, उसकी भी पहचान करें और उसके अनुसार ही समान शैक्षिक अवसरों को प्रदान करें। अगर नहीं करते हैं तो वो फिर क्या कहलाता है? अपवर्जन कहलाता है। तो कहिए कि अपवर्जन एक डिमेरिट है। क्या है? मेरिट नहीं है, डिमेरिट है और उसकी पहचान, उसको दूर करना हम शिक्षकों का कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किनके अनुसार, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि निम्न में से किनके अनुसार वंचन, वंचन का मतलब होता है किसी को वंचित करना, किसी को ठगना, किसी को धोखा देना, किसी के साथ, किसी को उपेक्षित करना, किसी के साथ उस जिस लायक वो है उस लायक व्यवहार नहीं करना, जिससे वह यह समझ ले कि हम उस लायक नहीं हैं, हम वो कार्य नहीं कर सकते हैं जो और लोग कर सकते हैं। इस तरह से अगर कोई अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है तो उसे ही हम क्या कहेंगे? वंचन कहेंगे। तो वंचन निम्न स्तरीय जीवन दशा या विलगाव की ओर संकेत करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से क्या करता है? रोकता है। ये कौन कहे? पोल मैन महोदय, टैगोर महोदय, महात्मा गांधी या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही जो इसका आंसर होगा वो पोल मैन होगा, क्योंकि पोल मैन महोदय ने क्या कहा कि वंचन करना, किसी को धोखा देना, किसी को वंचित रख देना, किसी को ठगना
निम्न स्तरीय जीवन दशा या विलगाव की ओर संकेत करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोकता है। ये पोलमैन महोदय ने कहा। आगे है कि अपवर्जन के प्रकार निम्न में से कौन सा है? सामाजिक अपवर्जन, पहले है कि अपवर्जन के प्रकार निम्न में से कौन सा है? सामाजिक अपवर्जन, शैक्षिक अपवर्जन, जेंडर अपवर्जन और उपर्युक्त तीनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, अपवर्जन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सामाजिक अपवर्जन, जो सामाजिक तौर तरीके, सामाजिक दृष्टि से किसी को वंचित किया जाता है। शैक्षिक अपवर्जन, जिसको कि शैक्षिक रूप से वंचित किया जाता है, जैसे महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने से वंचित किया जाता है, रोका जाता है। आज भारत देश में, बिहार प्रांत में महिलाओं की जो साक्षरता है वो कम है, इसी शैक्षिक अपवर्जन के कारण। जेंडर अपवर्जन, जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर जो भेदभाव करके और उसे अपवर्जित किया जाता है, वंचित किया जाता है, उसको जेंडर अपवर्जन के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहां पर अपवर्जन 3 प्रकार के होते हैं: सामाजिक अपवर्जन, शैक्षिक अपवर्जन, जेंडर अपवर्जन। इसलिए सही आंसर होगा उपर्युक्त तीनों। आगे बढ़ते हैं। कि सामाजिक आधारों पर, प्रश्न है कि सामाजिक आधारों पर किसी व्यक्ति या समूह का बहिष्कार करना क्या कहलाता है? जो हमें जाति, लिंग भेद के आधार पर छुआछूत, ऊंच नीच आदि के रूप में समाज में देखने को मिलता है। अब देखिए ये क्या आंसर होगा? सामाजिक अपवर्जन, शैक्षिक अपवर्जन, जेंडर अपवर्जन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक अपवर्जन, क्योंकि यहां सामाजिक आधारों पर किसी व्यक्ति या समूह का बहिष्कार करना क्या कहलाता है? जो हमें जाति, लिंग भेद के आधार पर छुआछूत, ऊंच नीच आदि के रूप में समाज में क्या करता है? देखने को मिलता है। ऐसे अपवर्जन को सामाजिक अपवर्जन कहते हैं। अब है महिलाओं, क्या है अगला प्रश्न? कि महिलाओं, दलितों, आदिवासियों की शैक्षिक उन्नति अन्य सामान्य लोगों की तुलना में काफी कम है। इसे निम्न में से कौन सा अपवर्जन कहेंगे? शैक्षिक अपवर्जन, जेंडर अपवर्जन, सामाजिक अपवर्जन या उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्योंकि यहां क्या हो रहा है? शैक्षिक उन्नति की बात हो रही है और तुलना ये शैक्षिक आधार पर किया जा रहा है ना? इसलिए इसका सही आंसर होगा शैक्षिक अपवर्जन, क्योंकि शैक्षिक अपवर्जन के आधार पर महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों की जो शैक्षिक उन्नति होती है, शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति जितना उनको करना चाहिए, वो शैक्षिक अपवर्जन के कारण अन्य सामान्य लोगों की तुलना में उनकी शैक्षिक स्थिति कम होती है। चलिए आगे है कि जन्म से पूर्व ही कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, पर्दा प्रथा, घरेलू हिंसा आदि जो जेंडर के आधार पर भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर भेदभाव होता है कि ये बेटी है,
ये बच्ची है, ये महिलाएं हैं और उनके साथ जो अत्याचार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है ना, भेदभाव किया जाता है और हीनता को प्रदर्शित करता है, वो निम्न में से कौन सा अपवर्जन कहलाता है? जेंडर अपवर्जन, शैक्षिक अपवर्जन, सामाजिक अपवर्जन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्योंकि यहां आंसर देखिए कि जेंडर के आधार पर हो रहा है ना, लिंग के आधार पर हो रहा है और लिंग भेदभाव की बात हो रही है, तो यहां पर सही आंसर होगा जेंडर अपवर्जन। क्योंकि वो जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर अपवर्जन की क्रिया हो रही है, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसको हीनता के भाव से देखा जाता है, घरेलू हिंसा किया जाता है, उसे पर्दा प्रथा में रहने को बाध्य किया जाता है ना, कन्या शिशु हत्या की जाती है, भ्रूण हत्या की जाती है, जन्म से पहले ही मां के गर्भ में ही उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस तरह का जो अपवर्जन होता है, इस तरह का जो भेदभाव होता है, वह जेंडर अपवर्जन कहलाता है। चलिए आगे है, कि वर्तमान भारतीय समाज में किस श्रेणी के बच्चों को समावेशन की सख्त आवश्यकता है? कौन से बच्चे हैं जिनका समावेशन करना जरूरी है? कौन ऐसे बच्चे हैं जिनको समावेशी शिक्षा देना जरूरी है? इसकी पहचान हम लोगों को करना है इस प्रश्न के माध्यम से। क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चे, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, पिछड़े वर्ग के बच्चे, एसिड हमले से पीड़ित बच्चे, है ना, तथा गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चे, शारीरिक रूप से दिव्यांगजन बच्चे, वंचित वर्ग के बच्चे, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। जैसा कि हमने क्लास के प्रारंभ में ही चर्चा किया कि समावेशन की क्रिया, समावेशी शिक्षा देना किसको जरूरी है? जो वंचित है, जो उपेक्षित है, जो उपहास के पात्र हैं, जिन्हें समाज में प्रतिष्ठा नहीं दी जाती है, जो साइड कर दिए गए हैं, जो शिक्षा से कोसों दूर है। आज तक शिक्षा रूपी चिराग जिनके घर में नहीं जला है, शिक्षा का महत्व वो नहीं जानते हैं, वैसे बच्चों का समावेशन करना जरूरी है। वैसे में अनुसूचित जाति के बच्चे, अनुसूचित जनजाति के बच्चे, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, या फिर पिछड़े वर्ग के बच्चे, एसिड हमले से पीड़ित बच्चे, या फिर कोई गंभीर बीमारी अगर है उससे ग्रसित बच्चे, या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, दिव्यांगजन हैं, या फिर वंचित वर्ग के बच्चे, ऐसे बच्चों का वर्तमान भारतीय समाज में समावेशन की सख्त आवश्यकता है। उनका विशिष्ट गुणों की पहचान करना और फिर समावेशी शिक्षा हम लोगों को देना है। उन बच्चों की पहचान करके, अलग अलग बच्चों के विशिष्ट गुणों की पहचान करके अलग अलग तरीके से शिक्षण अधिगम कार्य करना है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। शिक्षा में समावेश, प्रश्न है कि शिक्षा में समावेश डैश में समावेश का ही एक घटक है। समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, शिक्षा में समावेश समाज में समावेश का ही एक घटक है ना, इसलिए सही आंसर होगा समाज। अब है अपवर्जन।
और समावेशन की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वाले कारक निम्न में से कौन सा है? दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली, अभिभावक माता पिता में नैराश्य भाव, समाज का नजरिया, उपरोक्त सभी, है ना। तो सही जो इसका आंसर होगा वो है उपरोक्त सभी। कारण अपवर्जन और समावेशन की जो प्रक्रिया है, इन प्रक्रिया में जो बाधा पहुंचाने वाले कारक हैं वो हैं दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। जो परंपरागत तरीके से पुरानी जो शिक्षा देने की जो तरीका है, विधि है, वह जो है दोषपूर्ण है और इस दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के द्वारा समावेशन बच्चों का संभव नहीं है। उसमें होता है क्या कि सभी बच्चे विशिष्ट गुण वाले बच्चे हैं, वंचित वर्ग के बच्चे हैं, कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, उपेक्षित वर्ग के बच्चे हैं, चाहे सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, चाहे कोई किसी बच्चे का बुद्धि लब्धि स्तर अधिक है, सारे बच्चे को एक साथ बैठा करके शिक्षा देने से समावेशी शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती है। और ऐसे में जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, विशिष्ट गुण वाले बच्चे हैं, जिनमें विशिष्टता है, वैसे बच्चे शिक्षण प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते हैं और वह क्या करता है, ड्रॉप आउट कर जाता है, विद्यालय छोड़ देता है, बीच में ही पढ़ाई को छोड़ देता है। तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली भी है। अमूमन हम लोग क्या करते हैं, जो क्लास में अच्छा कर रहा है उसको खूब प्रोत्साहित कर दिए, जो क्लास में ये है थोड़ा सा नीचे मार्क्स लाया, हम लोग उसको क्या करते हैं, डांट देते हैं, तुम पढ़ने में सही नहीं है, इस तरह की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कैसे मूल्यांकन प्रणाली होगा, किस प्रकार से आकलन करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। अभिभावक माता पिता में नैराश्य भाव, उनको यह पता नहीं है कि पढ़ने से क्या फायदा है, शिक्षा का क्या फायदे हैं, शिक्षा का क्या उद्देश्य है, और उनमें एक नैराश्य भाव है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा के प्रति या शिक्षित करने की लालसा उनके अंदर है ही नहीं। समाज का नजरिया, पढ़ के क्या करोगे, क्या डीएम सब बन जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, अरे चलो काम करो, इस तरह की भी बातें होती है। तो समाज का भी नजरिया जो है वो क्या करता है, समावेशन की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाता है। इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब है कि समावेशन के मार्ग में बाधक निम्न में से कौन सा है। उसी से रिलेटेड जो अभी पिछला प्रश्न देखे, क्या तंत्र में कमजोरी, संसाधनों की कमी एवं नैराश्य भाव, अभिभावकों में जागरूकता का अभाव, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, समावेशन के मार्ग में जो बाधक है वो तंत्र में भी कमजोरी है, संसाधनों की भी कमी है और अभिभावकों में नैराश्य भाव भी है, अभिभावकों में जागरूकता का भी अभाव है। इसलिए तीनों जो विकल्प है ऊपर से वो सही है। इसलिए सही जो हम लोगों को आंसर करना है वो है उपर्युक्त में से एक से अधिक। समावेशी कक्षा में अगला प्रश्न है कि समावेशी कक्षा में शिक्षण अधिगम किस पर केंद्रित होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, उपर्युक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग कई एक वीडियो में, कई एक प्रश्न में इस तरह का प्रश्न को देख चुके हैं कि हमेशा हमको एक शिक्षक को, चाइल्ड को केंद्र में रख करके शिक्षण अधिगम कार्य करना है। इसलिए बाल केंद्रित होना चाहिए।
बच्चों को सेंटर में रख करके शिक्षण अधिगम कार्य करना चाहिए। कौन बच्चा है विशिष्ट गुण वाला, कौन सामान्य बच्चे हैं, कौन सामान्य से कम हैं, कौन वंचित वर्ग के बच्चे हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, वह किस प्रकार से सीख सकता है, उसके लिए हम कौन सी विधि, कौन सी तरतीब, कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल करें, कौन सा गतिविधि का इस्तेमाल करें, और जिससे वह बच्चा क्या हो, स्वतंत्रता पूर्वक करके देखे, अपने साथियों से बातचीत करे, तर्क वितर्क करे, और तब वह जाकर के सीखेगा सही तरीके से। इसलिए बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम जो है, बच्चे को केंद्र में रख करके हमेशा ये आंसर करेंगे और तब वो सही होगा। पहले था शिक्षक केंद्रित, शिक्षक आए क्लास में और वो जो कहते गए, अगला बैठ करके चुपचाप मूक दर्शक होकर के वो देखते चला गया, सुनते चला गया, वन वे होता था। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, पूरा सिलेबस पढ़ा दिए, गुरुजी का काम समाप्त। बच्चा क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, उसे क्या जरूरत है, उसका आकलन भी नहीं किए और दनादन क्या किए, पूरे पाठ्य पुस्तक को समाप्त कर दिए, वह रट करके पास कर गया। वो पुरानी परंपरा को अब हमें छोड़ देना है। अब है शिक्षक से रिलेटेड, इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रभावी शिक्षण के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? सभी बच्चों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य की योजना बनाना, छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठचर्या तथा पाठ सामग्री में यथोचित परिवर्तन करना, शिक्षण तथा मूल्यांकन पद्धति में सुधारात्मक परिवर्तन करना, कक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था करना, फर्नीचर, खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का निर्धारण करना, करते समय भी हर बच्चे का ध्यान रखना, या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखिए, हम सभी शिक्षक हैं, हर शिक्षक चाहता है कि हम एक आदर्श शिक्षक बने, हर शिक्षक चाहता है कि हम प्रभावी तरीके से शिक्षण कार्य करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सभी बच्चों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य की योजना बनाना है। कौन बच्चे सामान्य स्तर के हैं, कौन बच्चे विशिष्ट स्तर के हैं, कौन बच्चे सामान्य स्तर से नीचे के हैं, इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है और उसके लिए योजना बनाना है। छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठचर्या और पाठ सामग्री में यथोचित परिवर्तन करना है, शिक्षण तथा मूल्यांकन पद्धति में सुधारात्मक परिवर्तन करना है, कक्षा कक्ष की जो बैठने की जो व्यवस्था है वो भी बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से होना चाहिए, प्रभावी तरीके से होना चाहिए कि बच्चे को स्पष्ट रूप से बातें सुनाई पड़नी चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए, सामने का जो बोर्ड है उस पर जो लिखा है सारे बच्चे स्पष्ट रूप से देख सकें, चलने फिरने की का भी जगह हो, उसमें जो फर्नीचर लगा हुआ हो या खेलकूद या सांस्कृतिक कार्यक्रम का हम निर्धारण करते हैं तो उस समय भी हर बच्चे का, हर एक बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये काम करना कहना आसान है, लेकिन ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग समावेशी शिक्षा, ये करना बहुत ही कठिन है और इस करने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जितना आसानी से हम लोग कह रहे हैं उतना आसान करना नहीं है। तो अगर हम इस तरह से काम करते हैं तो प्रभावी शिक्षण का काम हम कर सकते हैं, और जब प्रभावी शिक्षण का कार्य करेंगे तो एक प्रभावी शिक्षक भी कहलाएंगे,
आदर्श शिक्षक भी कहलाएंगे। चलिए आगे है कि निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। बाल केंद्रित शैक्षिक वातावरण समावेशित कक्षा की आधारभूत पहचान है। समावेशी कक्षा में शिक्षक एक सुगमकर्ता की भूमिका निभाता है। समावेशी शिक्षा के लिए कक्षा का वातावरण भय मुक्त, सौहार्दपूर्ण एवं लोकतांत्रिक होना चाहिए, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बाल केंद्रित, बच्चे को केंद्र में रख करके, चाइल्ड को केंद्र में रख करके शैक्षिक वातावरण समावेशित कक्षा की आधारभूत पहचान है, जिस पर अभी हम लोग बहुत सारी बातें किए हैं। समावेशी कक्षा में शिक्षक एक सुगमकर्ता की भूमिका निभाता है। पहले शिक्षक पढ़ाने वाला था, ज्ञानदाता था, लेकिन अब शिक्षक की भूमिका क्या हो गया? सुगमकर्ता। उसको सुगम कर दीजिए, आसान कर दीजिए, मदद करने वाला हो गए, मददगार हो गया शिक्षक, सहायता करने वाला, सहायक। समावेशी शिक्षा के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? भय मुक्त, सौहार्दपूर्ण एवं लोकतांत्रिक होना चाहिए। ये भी सही है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं ऊपर से 3 कथन, तीनों सत्य है, इसलिए सही विकल्प होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगे है समावेशी शिक्षण अधिगम। समावेशी शिक्षण अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाया जाना चाहिए? करके सीखना, जिसमें प्रोजेक्ट वर्क है, या कोई दत्त कार्य है, या कहीं भ्रमण पर गए उससे देख करके सीखे, या शिक्षण प्रविधियां, जिसमें कोई दृष्टांत देना, जो कुछ देखे उसको सुनाना, दिखाना, बच्चों को बताना, या फिर प्रश्न पूछना आदि, है ना? या फिर उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, समावेशी शिक्षण अधिगम के लिए दोनों ही विधि, चाहे वो करके सीखना, बच्चे को प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखने का मौका देना, या कोई कार्य हम दे दिए वो करके सीखता है, या कहीं भ्रमण पर ले गए तो वो देखा और देख करके, छू करके जो सीखता है ना? ये विधि। और दूसरा विधि है शिक्षण प्रविधियां, जैसे दृष्टांत देना, कोई प्रश्न पूछना और उसके आधार पर फिर आंसर देना। इस तरह की विधियां समावेशी शिक्षण के लिए अपनाया जाना चाहिए। इसलिए सही आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। आगे है कि समावेशी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम में सुधार निम्न में से कौन से तरीके द्वारा किया जा सकता है? लचीला पाठ्यक्रम, सहकारी पाठ्यक्रम, पठन सामग्री प्रदान करना, साधारण पाठ्यक्रम, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, समावेशी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम में जो सुधार होगा वो किसके द्वारा कर सकते हैं? तो पाठ्यक्रम जो है वो बिल्कुल लचीला होना चाहिए, सहकारी पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए, पठन सामग्री जो है वो प्रदान किया जाना चाहिए, और पाठ्यक्रम बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए। इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किसका मुख्य उद्देश्य विशिष्ट बच्चों की छुपी हुई योग्यता को शिक्षा के द्वारा बाहर निकालकर मुख्य धारा में जोड़ना है? कौन सी शिक्षा का उद्देश्य है? समावेशी शिक्षा, निदानात्मक शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, समावेशी शिक्षा है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि विशिष्ट बच्चों की
छुपी हुई योग्यता को शिक्षा के द्वारा बाहर निकालकर मुख्य धारा में जोड़ना है। तो सही आंसर होगा समावेशी शिक्षा। अब है कि समावेशी पढ़ाई के अंतर्गत निम्न में से कौन से बच्चों को एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जाती है तथा समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। समावेशी पढ़ाई के अंतर्गत कौन बच्चे को विभिन्न वर्गों के बच्चों एवं विभिन्न समुदायों के बच्चों, दिव्यांग बच्चे, विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं समावेशी शिक्षा की समझ टॉपिक के अंतर्गत, इससे तो ये निकल करके आया है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, समावेशी पढ़ाई के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के बच्चे, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा, कोई वर्ग का बच्चा को हम लोग पढ़ाते हैं, किसी बच्चे को लौटा देते हैं। तो विभिन्न वर्गों और समुदायों के बच्चे, दिव्यांग बच्चे, विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे, चाहे वो गरीब हों, अमीर हों, संपन्न हो, विपन्न हो, इसलिए देख रहे हैं कि उपरोक्त 3 जो है विकल्प सही है, इसलिए हमें सही आंसर देना है डी नंबर के उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर है। इस तरह का बीपीएससी पूछती है, परीक्षा में विकल्प रहता है, तो एक से अधिक आंसर है, इसलिए एक से अधिक देंगे। चलिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले ही हम इसको इंपॉर्टेंट कर देते हैं, और वो क्या है कि सलामानका, जो कि स्पेन में है, जगह का नाम है सलामानका, स्पेन देश है, में विश्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब हुआ और इस कॉन्फ्रेंस का समावेशी शिक्षा के विकास में अतुलनीय योगदान रहा है। ये कब हुआ? 1994, 1993, 1995, 1996 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा 1994, 1994 में सलामानका जो स्पेन में एक जगह है और वहीं विश्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ और उसमें समावेशी शिक्षा, समावेशन शिक्षा में समावेशन शिक्षा, समावेशी शिक्षा के विकास की जो बातों का जो शुरुआत हुआ, प्रारंभ हुआ, वो यहीं से हुआ और इसका अतुलनीय योगदान है। इसलिए हमने लिखा अतुलनीय योगदान है, और ये 1994 में हुआ, 1994 में हुआ। चलिए, अब है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के अलावे निम्न में से किन बच्चों का समावेशन सम्मिलित है। अभी हम लोग जान रहे थे कि दिव्यांग बच्चे, दिव्यांगजन जो है वो समावेशी शिक्षा के पात्र हैं। इसके अलावे भी कौन हैं? अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन करने वाले बच्चे, समाज के कमजोर वर्ग के बच्चे, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित बच्चे, युद्ध की विभीषिका झेलने वाले बच्चे, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के अलावे अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन करने वाले बच्चों को का समावेशन सम्मिलित किया जाता है। समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों का समावेशन किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित बच्चे का समावेशन किया जाता है। युद्ध की विभीषिका झेलने वाले बच्चे को का भी समावेशन किया जाता है। इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। किनके अनुसार, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किनके अनुसार समावेशी शिक्षा अधिगमकर्ताओं के गुणात्मक पढ़ाई के मौलिक अधिकार पर आधारित है, जो आधारभूत शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर जीवन को समृद्ध बनाती है।
अति संवेदनशील एवं सीमांत समूहों को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का पूर्ण विकास करती है। समावेशी गुणात्मक पढ़ाई का परम ध्येय सभी प्रकार के विभेदीकरण को समाप्त करके सामाजिक संगठन का पोषण करना है। ये किसका कहना है? यूनेस्को का, आर के शर्मा का, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये यूनेस्को का कहना है और यूनेस्को के अनुसार ही ये बातें कही गई है। क्या? कि समावेशी शिक्षा अधिगमकर्ताओं के गुणात्मक पढ़ाई के मौलिक अधिकार पर आधारित है, जो आधारभूत शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर जीवन को समृद्ध बनाती है। अति संवेदनशील एवं सीमांत समूहों को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का पूर्ण विकास करती है। समावेशी गुणात्मक पढ़ाई का परम ध्येय सभी प्रकार के विभेदीकरण को समाप्त करके सामाजिक संगठन का पोषण करना है। चलिए आगे है कि किनके अनुसार समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग करके प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। ये किनका कहना है? आर के शर्मा या यूनेस्को या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये आर के शर्मा का कहना है। क्या कहना है? कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग करके प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार देने के लिए, बच्चों में सीखने की क्षमता और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण उत्पन्न हुए भेदभाव को मिटाने के लिए, बच्चों को सामाजिक और अकादमिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए, विशेष बालकों को समाज और शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, समावेशी शिक्षा की जो आवश्यकता है, किस लिए? सभी बच्चों को एक साथ सीखने के अधिकार देने के लिए। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है बच्चों में सीखने की क्षमता और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण उत्पन्न हुए भेदभाव को मिटाने के लिए, बच्चों की सामाजिक और अकादमिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए, विशेष बालकों को समाज और शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, है ना। ये सभी जो भी हम लोग देखें वो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। चलिए आगे है कि शैक्षिक आकलन का उद्देश्य। शैक्षिक आकलन का उद्देश्य निम्न में से क्या होता है? विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशलों, मान्यताओं और नजरियों का निर्धारण करने के लिए उनकी प्रगति पर नजर रखना, अधिगम प्रतिफलों को बेहतर बनाना, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शैक्षिक आकलन का जो उद्देश्य है, आकलन हम क्यों करते हैं, असेसमेंट क्यों करते हैं? तो विद्यार्थियों के ज्ञान, विद्यार्थियों के कौशल, विद्यार्थियों की मान्यताओं, विद्यार्थियों की नजरियों का निर्धारण करने के लिए, उनकी प्रगति पर नजर रखने के लिए, अधिगम प्रतिफलों को बेहतर बनाने के लिए। आकलन जो है वो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं होता है, तो शिक्षक के लिए भी होता है कि हमने जो अधिगम का कार्य किया, शिक्षण अधिगम का जो कार्य किया, उसका फलाफल क्या मिला। क्या बच्चे सीखे, क्या बच्चे नहीं सीखे, बच्चे किस स्तर तक सीखे,
अगर ये विधि से नहीं सीखे तो अगला कौन विधि का उपयोग करेंगे, किस प्रकार से बच्चों को सिखाएंगे? तो यहां पर दोनों है, इसलिए आंसर होगा ए और बी दोनों। आगे है कि विद्यार्थियों के लिए आकलन की आवश्यकता निम्न में से कौन सा है? छात्रों के विशिष्ट आवश्यकताओं को जानने के लिए, छात्रों की रुचियों को जानने हेतु, छात्रों के अधिगम स्तर को जानने के हेतु, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए आकलन की आवश्यकता क्यों होती है, उसी प्रश्न से रिलेटेड ये भी है। आकलन की आवश्यकता होती है छात्रों के विशिष्ट आवश्यकताओं को जानने के लिए। क्योंकि हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम कैसे जानेंगे कि किन बच्चों का समावेशन करना है और किस प्रकार करना है, कौन सी विधि, कौन सी तरतीब, कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे? तो इसके लिए पहले आकलन की आवश्यकता है। तो छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को जानने के लिए, छात्रों की रुचियों को जानने के लिए, छात्रों के अधिगम स्तर को जानने के लिए, यानी उपरोक्त तीनों जो विकल्प सही है, इसलिए सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगे है कि शिक्षकों के लिए आकलन की आवश्यकता निम्न में से कौन सा है? समावेशी कक्षाओं में उचित शिक्षण विधि का चयन हेतु, छात्रों में निहित योग्यता एवं कौशल की पहचान हेतु, शिक्षण सामग्री के विकास हेतु, विद्यार्थियों का व्यक्तिगत आवश्यकता को जानने हेतु, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए, शिक्षकों के लिए आकलन की आवश्यकता क्यों होती है? तो समावेशी कक्षाओं में उचित शिक्षण विधि का चयन करने के लिए, छात्रों में निहित योग्यता एवं कौशल की पहचान करने के लिए, शिक्षण सामग्री के विकास के लिए, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकता को जानने के लिए आकलन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए आकलन की आवश्यकता निम्न में से कौन सा है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं में किस प्रकार की सांस्कृतिक, रचनात्मक, सामाजिक गतिविधियों को सम्मिलित करने के ज्ञान हेतु सभी प्रकार के बच्चों का समावेशन किया गया है या नहीं, यह जानने हेतु, यह जानने हेतु कि किस प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए आकलन की जो आवश्यकता होती है वह है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में किस प्रकार की सांस्कृतिक, रचनात्मक, सामाजिक गतिविधियों को सम्मिलित करने का ज्ञान अर्जित किया जाए, इसके लिए आकलन की आवश्यकता होती है। सभी प्रकार के बच्चों का समावेशन किया गया है या नहीं, इस बात की जानकारी के लिए। क्योंकि समावेशी शिक्षा में हर एक बच्चे को केंद्र में रखते हुए अलग अलग तरीके से अलग अलग उनकी आवश्यकता है, इसलिए उनके आवश्यकता अनुरूप शिक्षण अधिगम का कार्य करना है। यह जानने हेतु कि किस प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि है या नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगे है कि परिवार के लिए आकलन की आवश्यकता निम्न में से कौन सा है ना, कि आकलन बच्चों का किए तो उसमें परिवार के लिए क्या जरूरी है? छात्रों की अधिगम क्षमता को जानने हेतु, छात्र की प्रगति किस दिशा में हो रही है इस बात की जानकारी के लिए, छात्रों की विद्यालयी गतिविधियों की जानकारी प्रदान करने हेतु, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, परिवार के लिए जो आकलन की आवश्यकता जो होती है, क्योंकि परिवार प्रथम पाठशाला है, परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है, ऐसे में
परिवार के लिए जो आकलन की आवश्यकता होती है वो इसलिए होती है कि छात्रों की अधिगम क्षमता को वो जाने, छात्रों की प्रगति किस दिशा में हो रही है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, वह सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। छात्रों की विद्यालयी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए यहां पर देख रहे हैं कि तीनों विकल्प सही है, इसलिए सही आंसर देना है उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब है कि शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर, क्या है कि शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर आकलन के प्रकार निम्न में से कौन सा है? संरचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, आकलन के प्रकार के बारे में जान रहे हैं। आकलन के 3 प्रकार होते हैं। संरचनात्मक आकलन, जिसको कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। दूसरा है योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट कहते हैं। और तीसरा है निदानात्मक आकलन। यानी ये तीनों जो देख रहे हैं, तीनों आकलन का ही प्रकार है, इसलिए सही आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई, ये उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब आइए तीनों के विषय में हम लोग जानते हैं एक एक करके कि संरचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट के विषय में सत्य कथन की पहचान करें। यह आकलन शिक्षकों के द्वारा छात्रों को समझने तथा उनकी अकादमिक प्रगति के मूल्यांकन हेतु किया जाता है। इस आकलन से यह पता लगाया जाता है कि छात्रों ने कितना सीखा एवं कितना सुधार करने की आवश्यकता है। यह आकलन पाठ के दौरान किया जाता है। यह शिक्षण विधियों के चयन में सहायता करता है तथा अधिगम के लिए आकलन है, या फिर उपरोक्त सभी। अब देखिए, संरचनात्मक आकलन है क्या, फॉर्मेटिव असेसमेंट है क्या। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा, संरचनात्मक आकलन के द्वारा शिक्षक क्या करते हैं, तो छात्रों को समझने और उनकी अकादमिक प्रगति, शिक्षा के क्षेत्र में वो कितना सीखा, चाहे वो विज्ञान विषय हो, सामाजिक विज्ञान विषय हो, पर्यावरण हो, दोनों मिलाकर के कहिए, या फिर कोई भाषा संबंधी विषय है, तो उसमें वो कितना प्रगति किया, इस प्रगति के मूल्यांकन के लिए इस आकलन से यह पता लगाया जाता है कि छात्रों ने कितना सीखा है और उसमें कितना सुधार करने की आवश्यकता है। यह आकलन पाठ के दौरान किया जाता है कि जब हम बच्चे को कक्ष में पढ़ाते रहते हैं तो उस स्थिति में बीच में आकलन किया जाता है कि या कक्षा समाप्त होने के बाद कि आज हमने जो पढ़ाया, आज हमने जो शिक्षण अधिगम कार्य किया, बच्चे किस स्तर तक सीखा, इसका आकलन किया जाता है। यह शिक्षण विधियों के चयन में सहायता करता है कि जो विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, क्या बच्चे सही तरीके से सीख पा रहे हैं या नहीं। और अधिगम के लिए यह आकलन है, शिक्षक के लिए भी आकलन है और बच्चों के लिए भी, इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं कि योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट के विषय में सत्य कथन की पहचान करें। यह आकलन विद्यार्थियों की उपलब्धियों को ज्ञात करने हेतु एक निश्चित समयावधि के पश्चात किया जाता है। इसमें अंक और ग्रेड दिए जाते हैं। इससे शिक्षक यह जान पाते हैं कि शिक्षण उद्देश्य कहां तक प्राप्त हुए हैं, या उपर्युक्त में एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट क्या करता है, तो विद्यार्थियों की उपलब्धियों को ज्ञात करने हेतु एक निश्चित समयावधि के पश्चात यह आकलन किया जाता है। जैसे हम लोग परीक्षा लेते हैं, वार्षिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो, मासिक परीक्षा हो, साप्ताहिक परीक्षा हो, इस तरह की जो
परीक्षा के माध्यम से जो आकलन किया जाता है उसको योगात्मक आकलन कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। इस तरह के आकलन में क्या होता है, अंक और ग्रेड भी दिया जाता है, मार्किंग भी किया जाता है और ग्रेडिंग भी किया जाता है। इससे शिक्षक यह जान पाते हैं कि शिक्षण उद्देश्य कहां तक प्राप्त हुए हैं, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। ये हम लोग जानकारी योगात्मक आकलन के बारे में, समेटिव असेसमेंट के बारे में ग्रहण किए। चलिए अब आगे देखते हैं कि निदानात्मक आकलन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट के विषय में अब हम लोग जानकारी ग्रहण करते हैं कि ये क्या है, यानी सत्य कथन क्या है। तो इसके द्वारा, यानी निदानात्मक आकलन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट के द्वारा छात्रों की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। इसके द्वारा छात्रों के अधिगम के गिरते स्तर के विषय में जानकारी मिलती है। इसके द्वारा बच्चों के सीखने की कठिनाइयों को ज्ञात किया जाता है, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, निदानात्मक आकलन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट के द्वारा छात्रों की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है कि छात्र ने कितना उपलब्धि हासिल किया। इस आकलन के द्वारा छात्रों के अधिगम के गिरते स्तर के विषय में जानकारी मिलती है। इसके द्वारा बच्चों के सीखने की कठिनाइयों को ज्ञात किया जाता है, यानी उपरोक्त तीनों जो है कथन वो सत्य है, इसलिए सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये हम लोगों ने जाना आकलन क्या है और आकलन कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों प्रकार के आकलन की विशेषता को भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि सह शैक्षिक क्षेत्रों के आकलन के घटकों में निम्न में से किन गुणों का आकलन सम्मिलित है। व्यक्तिगत गुण, सामाजिक गुण, भावनात्मक गुण, या इनमें ये उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, सह शैक्षिक क्षेत्रों का जो आकलन होता है, इसके घटकों में व्यक्तिगत गुण शामिल होते हैं। व्यक्तिगत गुणों का आकलन किया जाता है, सामाजिक गुणों का भी आकलन किया जाता है और भावनात्मक गुणों का भी आकलन किया जाता है। इसलिए सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब आगे बढ़ते हैं कि आकलन की प्रविधि निम्न में से कौन सा है। अमानकीकृत प्रविधियां और मानकीकृत प्रविधियां, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आकलन की 2 विधियां हैं, एक मानकीकृत विधि और दूसरा अमानकीकृत विधि, यानी ये भी है और ये भी है। इसलिए सही आंसर होगा ए और बी दोनों। अब आगे बढ़ते हैं। अमानकीकृत प्रविधियां के अंतर्गत किस प्रविधि का उपयोग किया जाता है। अवलोकन प्रविधि, साक्षात्कार प्रविधि, प्रश्नावली प्रविधि और मापनी प्रविधि, परीक्षा प्रविधि और अभिलेख प्रविधि, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, अमानकीकृत प्रविधियों के अंतर्गत अवलोकन प्रविधि का उपयोग किया जाता है। अवलोकन हम लोग देख करके अपने अनुभव के आधार पर करते हैं। साक्षात्कार विधि, उसको साक्षात्कार लेकर के कुछ प्रश्न उससे पूछ करके, या फिर प्रश्नावली विधि, मापनी विधि, परीक्षा प्रविधि, या फिर अभिलेख प्रविधि। इन सारी विधियों का उपयोग अमानकीकृत प्रविधियां के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे है कि वह प्रविधियां जिसके लिए विषय वस्तु का चयन एवं जांच प्रयोग सिद्ध आधार पर की गई हो, जिनके मानक स्थापित किए जा चुके हो, जिसके फलांकन और विवेचन की प्रविधि विस्तार से उल्लेखित हो, जिसमें विभिन्न आयु वर्गों के लिए मानक पूर्व निर्धारित हो, क्या कहलाता है। मानकीकृत प्रविधि,
अमानकीकृत प्रविधि या दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए हर जगह मानक स्थापित कर रहा है, मानक पूर्व से निर्धारित है, यानी वो आंसर होगा मानकीकृत प्रविधि। मानकीकृत प्रविधियां के अंतर्गत विषय वस्तु का चयन एवं जांच प्रयोग सिद्ध के आधार पर की गई जाती है, जिसके मानक स्थापित किए जा चुके होते हैं, जिसके फलांकन और विवेचन की प्रविधि विस्तार से उल्लिखित होता है, जिसमें विभिन्न आयु वर्गों के लिए मानक पूर्व से निर्धारित होते हैं, ऐसे प्रविधियां को मानकीकृत प्रविधि कहते हैं। चलिए आगे है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के आकलन हेतु उपयोगी मानकीकृत प्रविधि निम्न में से कौन सा है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी समावेशन जिसका करते हैं, जिसको समावेशी शिक्षा दे रहे हैं, बुद्धि परीक्षण प्रविधि, उपलब्धि परीक्षण प्रविधि, रुचि मापन प्रविधि, व्यक्तित्व मापन प्रविधि या अभियोग्यता मापन प्रविधि या फिर उपरोक्त सभी। देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन जो किया जाता है वो बुद्धि परीक्षण प्रविधि के द्वारा, उपलब्धि परीक्षण प्रविधि के द्वारा, रुचि मापन प्रविधि के द्वारा, व्यक्तित्व मापन प्रविधि तथा अभियोग्यता मापन प्रविधि के द्वारा, यानी उपरोक्त सभी आंसर होगा। आगे है कि व्यक्तित्व मापन प्रविधि द्वारा निम्न में से बच्चों के किन गुणों का पता लगाया जाता है। बच्चों की शारीरिक संरचना, बच्चों की सामाजिक समायोजन शक्ति, बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए व्यक्तित्व मापन प्रविधि द्वारा बच्चों के शारीरिक संरचना के बारे में, बच्चों की सामाजिक समायोजन शक्ति के बारे में, बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पता लगाया जाता है। इसलिए आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगे है कि व्यक्तित्व मापन की विधि, व्यक्तित्व मापन की विधि निम्न में से कौन सा है। शुद्ध साहचर्य विधि, समाज मीति विधि, साक्षात्कार विधि, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व मापन की विधि जो है वह शुद्ध साहचर्य विधि है, समाज मीति विधि भी है, साक्षात्कार विधि भी है, यानी सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, है ना। व्यक्तित्व मापन विधि के अंतर्गत 3 विधि है, शुद्ध साहचर्य विधि, समाज मीति विधि, साक्षात्कार विधि। आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि लब्धि, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI इसको कह सकते हैं कि बुद्धि लब्धि निम्न में से किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुने 1000 या उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बुद्धि लब्धि का जो सूत्र जो हम लोग बुद्धि लब्धि जो ज्ञात करते हैं उसके लिए है कि बच्चों के मानसिक आयु में उसके वास्तविक आयु से भाग दे दीजिए और उसको 100 से क्या करना है, गुना कर देना है। और इस तरह से जो प्राप्त होता है, सूत्र से जो प्राप्त होता है वह बुद्धि लब्धि प्राप्त होता है। तो बुद्धि लब्धि प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मानसिक, बच्चों का जो मानसिक आयु है बटा या बाई इसका जो वास्तविक आयु होता है वो, और इसको 100 से गुना कर दीजिए।
जो प्राप्त होगा, ये क्या प्राप्त होगा? बुद्धि लब्धि। क्या प्राप्त होगा? बुद्धि लब्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि प्रतिभाशाली बच्चों की, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। प्रतिभाशाली, इसको भी इंपॉर्टेंट कीजिए। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि लगभग कितना से ऊपर होता है? 140, 130, 135, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वह 140 से ऊपर होता है। कितना होता है? 140 से ऊपर होता है। अब है कि औसत बुद्धि वालों की बुद्धि लब्धि का मान लगभग कितना होता है? एवरेज जो होता है 90 से 110, 80 से 90, 70 से 80 या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा 90 से 110। औसत बुद्धि वालों की जो बुद्धि लब्धि का मान होता है वह 90 से 110 के बीच होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। इसके बाद है कि अत्यंत पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि निम्न में से क्या होता है? 70 से 80, 60 से 70, 50 से 60 या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अत्यंत पिछड़े बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है उसका मान 70 से 80 होता है। कितना होता है? 70 से 80 होता है। एवरेज वाले का 90 से 10 और जो सबसे अधिक होता है वो 140 से ऊपर होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।